आपने अगर पाब्लो एस्कोबार पे बनी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखी हो नार्कोस, तो ये बिल्कुल एक ऐसा ही हूबहू दृश्य है उसमें। जो 1970-80 के इलाहाबाद को जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इलाहाबाद में बम बनाना जैसे कुटीर उद्योग था। अतीक में एक बात थी, वो मीठा बोलता था, वो लोगों का दिल जीतता था, वो गुंडा था, बदमाश था, ज़मीनों पे कब्जे करता था, लेकिन वो सामने आमतौर पे बदतमीजी नहीं करता था। आज सवेरे से मैंने कुल जमा 8 अखबार पढ़े हैं और उनमें सिर्फ एक ही मुद्दा है, अतीक अतीक और सिर्फ अतीक। आज मैं आपको वो बताता हूँ अतीक बना कैसे, अतीक था कौन, कुछ छपा है, कुछ बोला गया है, और जो न छपा है न बोला गया है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि 1982 से 1986 के बीच में इलाहाबाद में था। मैंने उस समय फील्ड रिपोर्टिंग भी की और एक अखबार के स्थानीय संपादक की हैसियत से भी इलाहाबाद को बहुत करीब से देखा। तो अतीक अहमद आपने पढ़ा होगा, 1962 में पैदा हुआ, समुदाय से गद्दी था। उसके पिता का नाम फिरोज तांगे वाला था, उनका तांगा बड़ा शानदार था। अतीक शुरू से हैकर था, 17 साल की उम्र में उसने पहला कत्ल किया, लेकिन सिर्फ इतने से अतीक नहीं बन जाया। अतीक जब बहुत यंग था तभी से उसने ये सोचना शुरू कर दिया कि आखिर मैं एक साम्राज्य कैसे बना सकता हूँ। एक साधारण व्यक्ति का लड़का जो कि इलाहाबाद के एक आउटर स्कर्ट में पैदा हुआ, उसको इलाहाबाद का राजा और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश और अपराध जगत में सबसे बड़ी हस्ती के तौर पे कैसे जाना जाए, ये सपने उससे बुनने शुरू कर दिए थे। तो उसने सबसे पहली बात ये जानी कि बिना हुकूमत की मदद के कुछ नहीं हो सकता। हुकूमत की मदद हासिल करने का सबसे बढ़िया जरिया है कि आप अपने संप्रदाय, अपने लोगों की सहानुभूति हासिल कर सके, उनका नेतृत्व हासिल कर सके, उनके वोटों पर कब्जा कर सके। और इसके लिए उसके रास्ते में एक आदमी आता था, चांद बाबा। चांद बाबा शाहगंज का रहने वाला था, सभासद था, और उसका वहाँ के जो मुस्लिम संप्रदाय में अच्छा खासा दखल था। वो भी बाहुबली था, लोग उसको बमबाज के तौर पर जानते थे। जो 1970-80 के इलाहाबाद को जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इलाहाबाद में बम बनाना जैसे कुटीर उद्योग था। जो भी सबसे बड़ा गुंडा होना चाहता था या गुंडई में नाम करना चाहता था, वो बम जरूर बनाना जानता था और बम फेंकना भी जानता था। तो उस समय हुआ क्या कि चांद बाबा जो था वो अपने बिल्कुल टॉप पर था। एक दिन उसने ये कही हुई बातें हैं, ये कहीं लिखित नहीं है, लेकिन वो जो सुनाई पड़ता था उस दौरान वो बता रहा हूँ मैं। इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, पर किस्से कहानियाँ सच न भी हों और पर अक्सर सच का वो आभास देते हैं जो कि तर्कों से प्रमाणित होने वाला सच नहीं देता। तो ये एक उस समय का किस्सा है कि चांद बाबा ने इलाहाबाद के एक बहुत बड़े अधिकारी को किसी मुद्दे पर बहुत गंदी गालियाँ दे दी। वो अधिकारी बहुत नाराज़ हो गया। वो इतना नाराज़ हो गया कि उसने चांद बाबा से कहा कि तू अब अपनी उल्टी गिनती मान ले ज़िंदगी की। और बहुत बड़ा अफसर था वो। उसके बाद चांद बाबा ने सोचा, एक आध घंटे में उसको लगा अरे मेरे तो आसपास कुछ हलचल बदल रही है। वो डर गया और डरने के बाद वो उस समय के एसपी सिटी के पास पहुंचा। वो एसपी सिटी बाद में डीजीपी बने उत्तर प्रदेश के, और उनके पास पहुंच के कहा कि सरकार, हम उससे पहले बल्कि वो सीओ के पास पहुंचा। एक सीओ थे शर्मा जी, और सीओ यानी सर्किल ऑफिसर पुलिस का। और उससे कहा चाचा हम अपने हथियार डाल रहे हैं, आज के बाद हम हथियार न उठाओ। और उसने अपना कुर्ता उठाया और दिखाया कि पजामे में कोई भी हथियार नहीं लगा हुआ है। उसने ये भी कहा कि अब बम बनाना छोड़ देंगे, अब हम अपराध छोड़ देंगे। उसके बाद सीओ ने उससे कहा कि आप जाके एसपी सिटी से मिलिए। एसपी सिटी जो कि आईपीएस ऑफिसर थे वो उनके पास गया, और एसपी सिटी ने उससे बात करनी शुरू की थी कि उस बड़े अधिकारी का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि भाई देखो इसका कुछ होना चाहिए, ये तो बहुत, इसने मुझे बहुत अपमानित किया है और इस कुर्सी पर बैठने का मुझे हक नहीं अगर मैं इस आदमी को सीधा न कर सकूं। इसके बाद किस्सों कहानियों का दौर शुरू होता है।
कुछ दिन बाद, बल्कि शायद अगले ही दिन, अतीक ने चांद बाबा को मार दिया। और चांद बाबा को दिन दहाड़े वैसे ही मारा गया सरेआम जैसे कि अतीक खुद मारा गया। उस समय कैमरे नहीं थे, उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं थे, और इसलिए उसका कोई फ़ोटो मर्डर का नहीं हो सका, कुछ वायरल नहीं हो सका। लेकिन चांद बाबा के मारे जाते ही दो बातें तय हो गई कि इलाहाबाद का बादशाह गुंडागर्दी का अतीक होने जा रहा है, और दूसरी बात, अगर हनक वाला कोई मुस्लिम नेता चाहिए तो वो अतीक अहमद होने जा रहे हैं। बाकी तो सब जग जाहिर है। उसके बाद अतीक ने गद्दियों की वोटों पर पकड़ बनाई, फिर एक समुदाय विशेष पर पकड़ बनाई, और 5 से 7 सभासद जिताने लगा। आप जरा ये सोचिए। और अतीक उसी जो उससे सीखा था वो काम कैसे आया। आप याद करें, परमाणु डील के बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार से वामपंथियों ने अपना सपोर्ट वापस कर लिया तो मुलायम सिंह उसके त्राता के तौर पे उभरे थे। समाजवादी पार्टी ने मनमोहन सिंह की सरकार बचाई थी, और उन एमपीज में जिन्होंने लोकसभा में वोट दिया उसमें एक अतीक अहमद भी थे। मनमोहन सिंह की सरकार बचाने वालों में इस तरह से अपरोक्ष तौर पर माना जाता है कि अतीक अहमद का भी एक वोट शामिल था। तो एक आदमी जो कि छोटा सा गुंडा था कैसे देश की सर्वोच्च संसद तक पहुंचा। और विद्रूप देखिए, वो फूलपुर से जीता गया। फूलपुर वो सीट है जिसने देश के पहले प्रधानमंत्री को 3 चुनाव लगातार जितवाए। प्रकारांतर है, लेकिन बताता हूँ, फूलपुर वो भी सीट है जब पहली बार पंडित जी वहाँ से चुनाव लड़ने गए। पंडित जी यानी जवाहरलाल नेहरू। तो 1952 में उनके खिलाफ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी खड़े हो गए। तो राजनीति का जो पहला चैलेंज था एक सेक्युलर पॉलिटिक्स को, संतत्व का और राइट विंग का, वो दिखाई पड़ा था 1952 में, और नेहरू जी को पसीने छुड़ा दिए थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने। लेकिन फिर अतीक पर आते हैं। अतीक में एक बात थी, वो मीठा बोलता था, वो लोगों का दिल जीतता था, वो गुंडा था, बदमाश था, ज़मीनों पे कब्जे करता था, लेकिन वो सामने आमतौर पे बदतमीजी नहीं करता था। जब जरूरी होती थी तभी करता था। वो अपने गुस्से को, अपनी हिंसा को व्यापारी के तौर पे प्रकट करता था जब व्यापार में काम आए। लेकिन जब उसके छोटे भाई ने भी वही काम शुरू किया, अशरफ जो उसके साथ मारा गया, वहाँ से अतीक की ज़िंदगी में परिवर्तन होना शुरू हुआ। अशरफ एक चूँकि उसे अतीक की ताकत देखी थी तो उसे ऐसा लगा ये ताकत हमारी जन्मजात है, ये ताकत हमेशा रहेगी। पर ताकत तो हमेशा नहीं रहती। हुआ क्या कि राजू पाल ने 2005 में चुनावों में इनको हरा दिया, अशरफ को, और अशरफ ने दिन दहाड़े 26 जनवरी के दिन उसकी हत्या कर दी। पूरे इलाहाबाद में 25 जनवरी की रात को की थी, लेकिन 26 जनवरी का दिन था। मुझे अच्छी तरह याद है, पूरे इलाहाबाद में हड़कंप मच गया था। मैं जिस अखबार में काम करता था उसकी छुट्टी थी। हमने विशेष उस दिन अखबार निकाला, और हॉकरों ने मना कर दिया अखबार बेचने से। इलाहाबाद की जनता अखबार खरीदने पर टूट पड़ी। अतीक इतनी बड़ी खबर हो चुका था। लेकिन वहाँ से राजू पाल के परिवार ने जैसे प्रण कर लिया इनसे लड़ने का। पूजा पाल एमएलए भी रही उनकी वाइफ, राजनीति में वो सामने भी रहीं, और यहाँ से इनका पराभव शुरू हुआ। लेकिन इस पराभव और उद्भव के बीच के भी कुछ किस्से हैं। इलाहाबाद में आप जॉनसनगंज चौराहे पर जाइए, ये ऐसा ही चौराहा है जैसे कनॉट प्लेस का चौराहा कभी रहा होगा, सेंट्रल पार्क का। वहाँ पर एक रेखी ब्रदर्स की बिल्डिंग हुआ करती थी, ऐतिहासिक। हम सब अगर रेडियो खरीदना हो अपने बचपन में, रेखी ब्रदर्स, टेलीविज़न आया, रेखी ब्रदर्स, टेप रिकॉर्डर खरीदना है, रेखी ब्रदर्स, ग्रामोफोन रिकॉर्ड खरीदना है, रेखी ब्रदर्स। रेखी ब्रदर्स हर चीज़ का अल्टीमेट हुआ करते थे, शुद्धता की गारंटी। रेखी ब्रदर्स की दुकान को 1984 में जो दंगे हुए सिख विरोधी, मैंने खुद अपनी आंखों के सामने इस पत्रकार लूटते हुए देखा था। लेकिन उसके बाद भी रेखी ब्रदर्स खड़े हुए, पर रेखी ब्रदर्स खत्म कहाँ हुए। कहते हैं उनसे जबरदस्ती वो जगह अतीक ने खरीद ली। मुझे मालूम नहीं है कि ये सच था या झूठ था, ये अफवाह भी हो सकती है, लेकिन ये बात सच है कि आज वहाँ पर एक गड्ढा है। वो हुआ क्या कि जो अतीक की इमारतों का ध्वस्तीकरण किया योगी आदित्यनाथ ने, उसमें वो बिल्डिंग भी टूटी। लेकिन उसके बगल में एक बहुत बढ़िया दुकान हुआ करती थी किताबों की। 65 साल से एक साहब चलाया करते थे उसको। हम सब ने वहाँ से किताबें खरीदी। अब अतीक की नज़र उस दुकान पर भी पड़ी, क्योंकि वो विस्तारवादी था। तो उसने उस दुकान के मालिक से कहा कि हमने तो ये जगह आपकी खरीद ली, करोड़ों रुपए की जगह,
सिर्फ 50,000 रुपये उनको दे दिए। वो दुनिया भर में गाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं था और अंत में वो सदमे से मारे गए। हो सकता है इसमें भी कुछ अतिरेक हो सकता है लोगों ने इसमें भी कुछ जोड़ दिया हो, लेकिन ये सच है, स्वामित्व के मामले में दोनों प्रॉपर्टीज अतीक के पास चली गई। तो अतीक ने ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं किया, जिस पर उसकी नज़र पड़ गई, जिस ज़मीन पर वो उसकी हो गई, जिस बिल्डिंग पे पड़ गई वो उसकी हो गई। और इलाहाबाद में जो अतिक्रमण का व्यवसाय शुरू हुआ उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान था। तो हुआ कैसे? संप्रदाय, राजनीति, हुकूमत, अफसर। एक बार एक आईपीएस अफसर उससे नाराजगी में उसके पास पहुंचा और आईपीएस अफसर ने हुक्म दिया, एक राय साहब हुआ करते थे इंस्पेक्टर, वो पहुंच गए गिरफ्तार करने के लिए और उनके होश छूट गए ये देख के कि एक आईजी साहब वहां बैठे हुए थे, मित्रवत व्यवहार कर रहे थे। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं अतीक को लेके, जिससे अतीक को अतीक बनाया। और जब अतीक बन गया तो आप पराकाष्ठा देखिए, जेल में रहकर जिस तरह उमेश पाल को मारा गया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रण किया कि चाहे जो हो मैं इनको मिट्टी में मिला दूंगा। उन्होंने विधानसभा में ये कहा। पहली बार जो हुकूमत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी, इससे पहले की हुकूमतें जो उसकी चेरी हुआ करती थी, उसने हुकूमत के दंश और दर्द को महसूस करना शुरू किया। उसके लोगों के, उसके जो समर्थक थे उनके घर ढा दिए गए, उसकी बीवी, उसके बच्चों को फरार होना पड़ा और तभी लगने लगा था कि अतीक तो जेल में है, शायद बच जाए, लेकिन उसके बड़े बेटे का भविष्य खराब है क्योंकि वो उस हत्याकांड में शामिल था। और असद जब मारा गया उसके बाद कहते हैं कि पुलिस वालों को भी धमकियां जाने लगी, जाने क्या क्या होने लगा। और अब आता हूं उस शूटआउट पर, जो भारतीय क्राइम के इतिहास में अपने आप में एक बड़ी कहानी कहेगा। कैमरे ऑन है, पत्रकार बात कर रहे हैं, अतीक एक वाक्य बोलता है, उसका भाई गुड्डू मुस्लिम से बात शुरू करता है, अचानक एक पिस्तल नमूदार होती है और वो उसके सिर पे लगाई जाती है, फायर होता है। 6 पुलिस वालों से दोनों घिरे हुए थे, वो पिस्तौल वाला कैसे आया, कैसे बीच में घुसा, और उसके बाद 5 पुलिस वाले भाग जाते हैं, लेकिन वो जो पिस्टल थी, टर्किश पिस्टल, उसे फायर लगातार जारी रहते हैं। 3 तरफ से 3 लड़के घेर के गोलियां चलाते हैं। अतीक और अशरफ गिर जाते हैं पर गोलियां चलनी जारी रहती हैं और उसके बाद वो अपनी पिस्तौलें छोड़ देते हैं, हाथ उठा देते हैं और गिरफ्तारियां दे देते हैं। आपने अगर पाब्लो एस्कोबार पे बनी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखी हो नार्कोस, तो ये बिल्कुल एक ऐसा ही हूबहू दृश्य उसमें है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जिसने भी इसको क्राफ्ट किया, वो जो पिस्टल है, वो पिस्टल भी एक अलग तरह की पिस्टल है। आमतौर पे जो इंडिया में पिस्टल चलती है .455, 0.38 की रिवॉल्वर, 0.382 की पिस्टल या रिवॉल्वर, इनकी जो प्रति गोली क्षमता होती है एक के बाद एक फायर की, उसके मुकाबले ये तेज़ी से फायर करते हैं। यानी कि आप जितनी तेज़ी से घोड़ा दबा सकते हैं, गोलियां उतनी तेज़ी से चलेंगी। मर्डर बहुत सोचे समझे तरीके से किया गया। आप उसका फॉर्मेशन देख लीजिए। और पुलिस, अक्सर एक सवाल ये भी उठता है, पुलिस वालों ने उनको मारा क्यों नहीं? अगर पुलिस वाले उनको मार देते तो हत्या की कहानी सामने नहीं आती। मैं श्योर हूँ कि हत्या की कहानी आज नहीं तो सामने आएगी। और जो लोग पुलिस की संलिप्तता की बात करते हैं, मेरा अपना अनुभव है कि जब बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है और अगर उसमें पुलिस या कुछ बड़े लोग शामिल होते हैं, वो लोग मार दिए जाते हैं। पुलिस चाहती तो उनको मार सकती थी, लेकिन ट्रेनिंग यही दी गई है आतंकवाद के वक्त में कि उनको जिंदा पकड़ो। कसाब को अगर मार दिया गया होता तो कभी पाकिस्तान की बात सामने नहीं आती कि पाकिस्तान जो है उसने हमारे ऊपर अटैक कराया था। इंदिरा गांधी के हत्यारे मार दिए गए देन एंड देयर। सवाल आज भी उठते हैं, आखिर आईटीबीपी को ज़रूरत क्या थी उन्हें मारने की? वो भी तो सरेंडर ही कर रहे होंगे, लेकिन वो मर गए। और उन तीनों के, उनके और बेअंत सिंह के मरने के बाद बहुत सी कहानियाँ जस की तस रह गई। तो रहस्य, कहानी और कथा और इतिहास, इसका ये फ़र्क आपको अतीक की इस पूरी कहानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन अतीक का बढ़ना, अतीक का खत्म होना नहीं है। ये किस्सा अभी आगे बढ़ेगा, ये कहानी अभी आगे बढ़ेगी। और जब तक हुकूमत, धर्म, महत्वाकांक्षा, धन और उद्योगपति इन लोगों पर दांव लगाते रहेंगे, आप और हम गुंडागर्दी का दंश भोगते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।